गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक नई चीज देखी थी, बॉर्न हेबर साइकिल, है ना। बॉर्न हेबर साइकिल बेसिकली इट वाज यूज्ड फॉर व्हाट? इट वाज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है। और लैटिस एनर्जी कहाँ से आया था? कोई भी आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उससे रिलेटेड जो एनर्जी टर्म्स थे वो कौन कौन से थे? एक तो था हमारा इलेक्ट्रॉन क्या गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोल सकते हैं। एक बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, टेंडेंसी टू फॉर्म दी केटाइंस, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी द टेंडेंसी टू फॉर्म दी एनायंस, ओके। और हमने एक और चीज देखी थी, एट लास्ट जब दो आयंस कंबाइन हो रहे थे तो वो किसकी वजह से हो रहे थे? लैटिस एनर्जी की वजह से हो रहे थे। किसी भी आयनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी ज्यादा होने का क्या मतलब है? कि जब वो कंबाइन हुए तो ज्यादा एनर्जी रिलीज किए, है ना। मतलब जब भी दो चीज कंबाइन करेगी और वो स्टेबल फॉर्म में जाएगी तो एनर्जी क्या होगी? हमेशा रिलीज होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। तो एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना ही ज्यादा अच्छा हमारा आयनिक कंपाउंड होगा, या फिर हम कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड होगा या स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन इट्स लैटिस एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। अब हमने देखा था कि जो लैटिस एनर्जी था, सिंस इट वाज अ न्यू टर्म, तो लैटिस एनर्जी कब आ रहा था? जब दो आयंस कंबाइन हो रहे थे। और हमने एक और चीज देखा था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, याद आया? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड लैटिस एनर्जी? कोई बता सकता है? जब दो आयंस कंबाइन हो रहे थे तो जो एनर्जी रिलीज हो रही थी दैट वाज द लैटिस एनर्जी। जब दो एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल फॉर्म या एलिमेंटल फॉर्म या नेटिव फॉर्म में जब वो होंगे, कंबाइन करेंगे टू फॉर्म वन मोल ऑफ अ कंपाउंड, दैट एनर्जी विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये था डिफरेंस। अब हमने देखा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ लिया था, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हमने समझा ही हुआ था। लैटिस एनर्जी वाज द न्यू टर्म जिसके लिए हमने देखा था कि हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी, ठीक है। सो हमने देखा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी कैसे होगी, डिटरमाइन कैसे करेंगे लैटिस एनर्जी को। तो हमने ये देखा था कि हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन। लेक्चर 2 विल बी अपलोडेड सून, वेरी सून, ठीक है, वो हो जाएगा अपलोड। अभी मैं वही लेक्चर 2 ही रिवाइज करा रही हूँ सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी हमने देखा था कि लैटिस एनर्जी वाज अ न्यू टर्म जिसको हम वैसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सो टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी वी वर यूजिंग अ साइकिल नोन एज बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल। अब बॉर्न हेबर साइकिल बहुत ही सिंपल सी चीज थी। हमने देखा था बाय डेफिनेशन, हम देख रहे थे कि मान लो कोई भी कंपाउंड है तो ए मान लो सॉलिड है और बी भी क्या है, बी मान लो हमारा गैस है, और वो मिलके क्या बना रहा है हमारा, ए भी कोई आयनिक कंपाउंड बना रहा है। तो हम क्या कर रहे थे, पहले ए को क्या दे रहे थे? आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे थे। और आयनाइजेशन एनर्जी देने के लिए वी शुड मेक श्योर दैट इट शुड बी इन द गैसियस फॉर्म, इट शुड बी अ गैसियस आइसोलेटेड एटम, ठीक है। मान लो ये B2 गैस था तो हमने इसको दिया आयनाइजेशन एनर्जी जिसको मैं सब्लिमेशन एनर्जी इसको पहले देना पड़ेगा जिसको मैं S के नाम से बोल रही हूँ। तो A सॉलिड जो है वो चेंज हो जाएगा A गैस में। अब इसको मैं आयनाइजेशन एनर्जी देती हूँ, मान लो इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है इट इज अ यूनिवैलेंट एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, मुझे ए की आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी एंड इट विल चेंज इनटू A प्लस गैस। और यहाँ पे मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड जो है ये BB का तोड़ना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें BB बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा जिसके लिए हमें बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। एक बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, लेकिन कितने एलिमेंट हैं इसमें? सिर्फ हाफ एलिमेंट, हाफ ऑफ द एलिमेंट का। तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या लगेगा, BE/2 लगेगा, ठीक है। एंड दिस विल बी फ्रॉम हाफ B2 टू B गैस। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें क्या देना है, इलेक्ट्रॉन
देना है, तो हमें इसके लिए क्या लगेगा, डेल्टा EGH। डेल्टा EGH क्या होता था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड हियर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोल दो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो, सिर्फ साइन में डिफरेंस होगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। तो ये हो गया B गैस से क्या बन गया, ये B माइनस गैस। अब सिंपली इसको ऐड कर देंगे। अब जब दो आयंस ऐड होंगे तो हमारा क्या लगेगा, उसमें लैटिस एनर्जी लगेगा, और ये जो फॉर्म हो रहे थे एलिमेंटल फॉर्म में, इसमें क्या लग रहा था, डेल्टा HF। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया था, इस तरीके से डेल्टा HF वॉज इक्वल टू S प्लस IE प्लस BE बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा, पहला तो नेगेटिव होता है डेल्टा EGH, और ये भी नेगेटिव होता है माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी। तो इस एक्सप्रेशन से हम, अगर हमें सारी चीजें गिवन होंगी तो हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यही बॉर्न हेबर साइकिल का रिजल्ट है, और ये एक लॉ भी होता है जिसको आप थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, जिसको बोलते हैं हेसेस लॉ या हेस लॉ। ठीक है, तो दिस इज इट। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाला, लैटिस एनर्जी निकाल लिया। ठीक है, हमने दो एग्जांपल्स भी देखे थे, कौन कौन से, एक तो हमने देखा था कौन सा, बताओ, NaCl के फॉर्मेशन का देखा था, और एक और क्या देखा था, MgO के फॉर्मेशन का देखा था। ठीक है, काफी दिनों बाद क्लास लग रही है, तो एक और कर लो, आप कर लो Al2O3 बाय बॉर्न हेबर साइकिल, BHC ऑफ, चलो फटाफट से करो। तो कैसे करेंगे, Al2O3 का हमें BHC बनाना है, तो सबसे पहले तो हम एल्यूमिनियम सॉलिड और O2 गैस क्या मिलके बनाएगा, 1 मोल ऑफ Al2O3, और 1 मोल के लिए हमें ये 2 चाहिए होगा, और ये कितना चाहिए होगा, 3/2। ठीक है, और इससे जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा HF। इतनी बात क्लियर है सबको। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये सॉलिड से इसको किस में ले जाना है, सबसे पहले तो गैसेस में ले जाना है, तो इसको हम सब्लिमेशन देंगे। कितना सब्लिमेशन एनर्जी देंगे इसको, 2s, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2s दे दिया इसको सब्लिमेशन एनर्जी, एंड नाउ इट विल चेंज टू 2Al गैस। ठीक है, अब मान लो एक एक स्टेप में करना है, तो क्या करोगे, 2IE1 दोगे तो ये 2Al प्लस में चेंज हो जाएगा, 2IE2 दोगे तो चेंज हो जाएगा 2Al प्लस 2 में चेंज हो जाएगा, फिर 2IE3 दोगे तो फाइनली इट विल चेंज इनटू 2Al प्लस 3। समझ में आ रहा है, या फिर क्या कर सकता है, दोनों तीनों को आयनाइजेशन एनर्जी को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो मान लो मैंने कंबाइन कर दिया, तो मैंने इसको दे दिया तीनों एक साथ, 2IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। समझ में आ रही है बात में क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये तीनों एक साथ देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये 2Al प्लस 3। ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि हमें 2 एटम्स चाहिए इसके। ठीक है, तो इसलिए ट्वाइस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले बताओ, यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ना है। बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी, और कितनी बॉन्ड एनर्जी देंगे, 3/2 ऑफ बॉन्ड एनर्जी दे दिया हमने। ठीक है, 3/2 दे दिया तो हमारा कितना बन गया, 3O गैस बन गया। अब इसको क्या देंगे, इसको भी तीनों एक साथ, मतलब इसको दो बारी में, इसको किस में चेंज होना है, O-2 में चेंज होना है, तो इसको दे देते हैं थ्राइस ऑफ डेल्टा EgH1 प्लस डेल्टा EgH2। समझ में आया, 2 क्यों लिया, क्योंकि हमें इसका तो क्या बनाना है, O-2 बनाना है, और उसको क्या बनाना था, Al प्लस 3 बनाना था। ठीक है, इसीलिए इसको 2 बारी का हमने एक ही बार में दे दिया, और उसको 3 बारी का दे दिया एक बार में। ठीक है, सो इट विल चेंज इनटू 3O-2। अब देखो दोनों पे चार्ज बराबर है, इस पे भी +6 का चार्ज है और इस पे -6 का चार्ज है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, और जब आयंस कंबाइन होंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी होगी, लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, और ये हो जाएगा आपका, यहां से आप डिटरमाइन कर लोगे इसकी लैटिस एनर्जी। आगे बात समझ में, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2 ही एलिमेंट्स का आपको कंपाउंड दे, NH4Cl भी दे सकता है। NH4Cl दे देगा तो क्या करोगे, पहले NH4 प्लस बनाओगे। NH4 कैसे बनाओगे प्लस, पहले नाइट्राइड बनाओगे, फिर एक हाइड्रोजन से उसको क्या बनाओगे, अमोनिया बनाओगे।
ठीक है, अमोनिया के बाद उसको एक H+ दोगे तो NH4+ आएगा। फिर बाद में मान लो यहाँ पे NH4+ आ गया, दूसरी जगह क्या करोगे, Cl- बनाओगे और ऐड करके NH4Cl। ठीक है, तो मोर देन 2 एलिमेंट्स का भी क्या हो सकता है, आपका कोई भी कंपाउंड बन सकता है। हाँ, सारी एनर्जी की वैल्यूज आपको गिवन होंगी। हो सकता है मान लो यहाँ पे आपको लैटिस एनर्जी की भी वैल्यू गिवन हो, लेकिन क्या कर दे, आपको IE1 ना दे, ठीक है, और आपको किसी क्वेश्चन में बहाने से IE2 IE3 दे दे, तो IE1 निकाल लोगे। ठीक है, एक अननोन होगा, बाकी सारा आप हेसेस लॉ यूज करोगे। ओके, जैसे कि NH4Cl का एक बार आप ट्राई करके देखो, NH4Cl का करो, ठीक है, मेरे को भेज देना। सारी चीजें कराने लगूंगी तो फिर आप लोग कब अपना दिमाग लगाओगे। NH4Cl का करो। NH4Cl के लिए पहले इसको अमोनिया बनाना है, अमोनिया में एक हाइड्रोजन देना है, एक हाइड्रोजन आयन, और फिर NH4+ बनाओगे, फिर Cl- बनाओगे, क्योंकि NH4Cl हमें पता है कैसे कैसे मिलके बना हुआ है, NH4+ अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, तो अमोनियम आयन कैसे बनाओगे ये दिमाग लगाओ, क्लोराइड आयन तो बना ही लोगे। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू एक और क्वेश्चन कर लेना, ये कर ही रहे हो तो Fe3O4, Fe3O4 कैसे बनेगा बताओ, थोड़ा सा एक हिंट दे दो। Fe3O4 कैसे बनेगा बच्चों, हमें पता है Fe3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड किसका है, FeO का और Fe2O3 का। ठीक है, मतलब हमें आयरन के लिए जो चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो क्या क्या लेकर आना पड़ेगा हमें, जैसे यहाँ पे तो हमने सिर्फ Al+3 चाहिए था, अब हमें Fe गैस को किस में चेंज करना पड़ेगा, एक बार तो हमें Fe+2 में चेंज करना पड़ेगा, और एक बार मतलब यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे Fe+2 और एक और जगह हम आयनाइजेशन एनर्जी उसको एक और एक्स्ट्रा देके Fe+3 में चेंज करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, तो ये चीजें आपको ट्राई करनी है, इसलिए मैं सारे नहीं बता रही हूँ। ओके, तो अब देखते हैं हम कि बॉर्न हेबर साइकिल जो हम अब तक पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या है। तो सबसे पहला यूज तो हमें पता ही है क्या है, बताओ। टॉपिक है यूजेस ऑफ BHC। तो पहला यूज क्या हो जाएगा इसका, सिर्फ लैटिस एनर्जी नहीं, हम कोई भी एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हमें एक अननोन हो बाकी सारी चीजें नोन हो, तो हम कोई भी एनर्जी का टर्म इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लिख लो, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी एनर्जी टर्म्स। प्रोवाइडेड अदर्स आर गिवन, बाकी सारे गिवन हो तो आप क्या निकाल सकते हो, कोई भी एनर्जी टर्म निकाल सकते हो। जब मैं उधर देखती हूँ और तुम लोग मैसेज करने लगते हो, मुझे कुछ नहीं दिखता, क्यों नहीं दिख रहा। डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी टर्म, ठीक है, यहीं तक दिख रहा है ना, यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी टर्म प्रोवाइडेड अदर्स आर गिवन। ठीक है, दूसरी चीज बताओ क्या काम आएगा इससे, कोई भी आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो कौन बताएगा, हमारा बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, कैसे, प्रेडिक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कोई आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो हमें पता चलेगा डेल्टा HF से। ठीक है, कोई भी चीज अगर फॉर्म हो रही है और एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब वो एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है, उसको एनर्जी लेनी पड़ रही है वो चीज फॉर्म करने के लिए, तो क्या वो कंपाउंड कभी भी स्टेबल होगा, एनर्जी गेन करके अगर कोई चीज बन रही है तो क्या वो कंपाउंड स्टेबल होगा, बताओ।
नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई आयनिक कंपाउंड बन रहा है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, तो क्या वो स्टेबल होगा? बिल्कुल स्टेबल होगा। तो कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये डिटरमाइन कौन करेगा? डेल्टा एच एफ, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर ग्रेटर देन 0 है कभी भी, तो क्या वो चीज एग्जिस्ट करेगी? क्या वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो यहां से हमें ये भी पता चलेगा डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर डेल्टा एच एफ इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव है, मतलब फॉर्म होने पे एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, देन इट विल डेफिनेटली एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमें ये भी पता चलता है कि कोई आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। थर्मल स्टेबिलिटी का कैसे पता लगता है? अब थर्मल स्टेबिलिटी चीज क्या होती है? स्टेबिलिटी को ही थर्मल स्टेबिलिटी बोलते हैं, मतलब उसको अगर आप हीट करोगे बहुत हाई टेम्परेचर पे तो वो डिसोसिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वही चीज बताती है आपको थर्मल स्टेबिलिटी उस चीज की। अब थर्मल स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी किसी भी चीज की? जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी एचएफ की, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, उतना ही ज्यादा स्टेबल आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। मतलब एचएफ से हमें क्या पता चल रहा है? कि स्टेबिलिटी का भी पता चल रहा है। मोर द नेगेटिव वैल्यू, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एचएफ, मोर द थर्मल स्टेबिलिटी, टीएस से रिप्रेजेंट कर रही हूं, ठीक है। और मुझे एक और बात बताओ, क्या लैटिस एनर्जी भी थर्मल स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर सकता है? कैन लैटिस एनर्जी ऑल्सो डिटरमाइन द थर्मल स्टेबिलिटी? यस डेफिनेटली, लैटिस एनर्जी भी डिटरमाइन कर सकता है कि कोई कंपाउंड कितना ज्यादा स्टेबल है। तो ये भी लिख सकते हैं कि कोई चीज लैटिस एनर्जी मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ Le, लैटिस एनर्जी मोर विल बी द थर्मल स्टेबिलिटी। यहाँ पे मैं एक चीज और ध्यान दिला दूं, कोई कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो डिपेंड करेगा सिर्फ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे, वो लैटिस एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? लैटिस एनर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है, और किस पे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, एग्जिस्टेंस ओनली एचएफ, जबकि थर्मल स्टेबिलिटी बोथ लैटिस एनर्जी एज वेल एज आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आगे बात समझ में? यहां तक क्लियर है सबको? तो यहां से हमें बीएचसी मतलब बॉर्न हेबर साइकिल के यूजेस पता चलते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो ये सारे। उसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड योर क्वेश्चन इज MgO exists as Mg+2 and MgO formed from Mg+2 and O-2 and not from Mg+ and O-. Why? क्वेश्चन समझ में आया कि MgO जो फॉर्मेशन होता है वो होता है Mg+2 और O-2 से एंड नॉट फ्रॉम Mg+ एंड O-। ऐसा क्यों है कि Mg+ और O- से अगर फॉर्म होता तो भी MgO ही बनाना था उसने, और Mg+2 और O-2 से बनाता। वैलेंसी क्यों है बेटा? जो वो सारी चीजें बहुत सुपरफिशियल होती हैं, जो आप ये वैलेंसी वाला बोल देते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बोलते हो, उसका भी तो एक रीजन होता है ना, क्यों? उसका भी रीजन होता है।
अनस्टेबिलिटी, वाई, वो रीजन क्या है? जो अभी हम जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। वो स्टेबल नहीं होते, ये स्टेबल होते हैं, ऑब्वियसली वो स्टेबल है तभी बन रहा है, लेकिन ये स्टेबिलिटी कौन डिसाइड कर रहा है? कौन सी एनर्जी? एक बच्चे ने बोला है बेटा आयंस जब फॉर्म हो रहे हैं तो कौन डिसाइड करेगा? आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन डिसाइड करेगा? बताओ बताओ। लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी डिसाइड कर रहा है, और लैटिस एनर्जी के टर्म्स में आंसर बताओ। ये आप ऐसे लिख सकते हो कि जब Mg+2 एंड O-2 जब जुड़ते हैं तो जो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है इट हैज अ मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, वेयर एज Mg प्लस एंड O- जब जुड़ते हैं तो उसका लेस नेगेटिव वैल्यू आता है। तो जिसका मोर नेगेटिव आएगा वही क्या होगा? स्टेबल होगा। तो बाकी सारे देखो ऑप्शंस आपको ऐसे ही मिलेंगे। आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि वैलेंसी वाला, एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि ये ज्यादा स्टेबल है ये कम स्टेबल है, एक ये वाला ऑप्शन मिलेगा, एक कोई और ऑप्शन मिलेगा, सारे सिमिलर ऑप्शन मिलेंगे, सारे सही लगेंगे। हमें एक्चुअल रीजन बताना है, सो दिस इज द एक्चुअल रीजन। ओके, क्लियर है सबको? बेटा डेल्टा एच एफ की बात ही नहीं हो रही। डेल्टा एच एफ की बात तब होती जब मैं बोलती Mg सॉलिड और O2 गैस मिलके बना रहा है MgO। जब आयन से बनेगा तो हमेशा किसका टर्म आएगा? लैटिस एनर्जी का टर्म आएगा। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। HF और लैटिस एनर्जी को कंफ्यूज मत करो, ठीक है। वो एलिमेंटल फॉर्म में जब जुड़ रहा था तब MgO बन रहा था, और जब आयंस बनाएंगे तब लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। ओके, क्लियर है? अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स जो आयनिक होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ तो आपको पता ही होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड बताओ, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। फिजिकल स्टेट क्या होता है? फिजिकल स्टेट जनरली क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स दे आर सॉलिड, ठीक है। तो पहला लिखेंगे फिजिकल स्टेट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और कंडक्टिविटी कैसी होती है? हाई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसमें ज्यादा होगी? गुड कंडक्टिविटी किसमें होगी? ईदर इन मोल्टेन फॉर्म और इन इट्स एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। ड्राई स्टेट में NaCl विल नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मोल्टेन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में इट विल डेफिनेटली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और बता दो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जब भी लैटिस फॉर्म करेंगे, लैटिस एनर्जी क्यों आ रही है? क्योंकि दे आर फॉर्मिंग लैटिस, और लैटिस फॉर्म करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले लिखो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में लिखेंगे दे आर जनरली सॉलिड। दूसरा लिखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। देखो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन they have high melting point and boiling point. आयनिक कंपाउंड, आईसी मतलब आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तीसरा लिखो कंडक्टेंस। देखो गुड कंडक्टर्स
good conductor of electricity in molten or aqueous form. ठीक है, good conductor of electricity in molten and aqueous form. स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. इनका हमेशा क्या होगा? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. और ब्रिटल होंगे क्या ये? सॉल्युबिलिटी कैसी होगी इसकी? सॉल्युबिलिटी कैसी होगी? NaCl की सॉल्युबिलिटी लो होती है क्या? नमक घुल जाता है पानी में? घुल जाता है. ठीक है, जब सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो एक और चीज आती है कि सॉल्वेंट कैसा है. ठीक है, सॉल्वेंट कैसा है? अब देखो सॉल्वेंट कैसा हो सकता है, एक बार समझने के लिए बता दे रही हूँ, उसके बाद लिखेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में. जो सॉल्वेंट होता है वो दो तरह का हो सकता है. एक हो सकता है पोलर सॉल्वेंट और एक हो सकता है नॉन पोलर सॉल्वेंट. अभी जो पोलर वर्ड है ये आप पहली बार सुन रहे हो शायद. ठीक है, तो पोलर, पोलैरिटी, ये सारी चीजें क्या होती है? जब भी किसी सॉल्वेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाए तो दैट टाइप ऑफ सॉल्वेंट इज व्हाट? पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, और नॉन पोलर मतलब कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है. तो H2O हमें पता है, H2O कैसा होता है? उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है, H प्लस और OH माइनस. ठीक है, तो H2O इज व्हाट? पोलर कंपाउंड. NaCl की अगर बात करें तो NaCl पोलर हो जाएगा, पानी में नॉन पोलर होगा. NaCl में भी क्या हो जाएगा कि Na के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, Cl के ऊपर नेगेटिव. तो जब भी चार्ज डेवलप कर लेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगी कोई चीज. और कोई चीज चार्ज नहीं डेवलप करेगी, जैसे कि हमारा क्या है? ब्रोमीन वाटर. ब्रोमीन वाटर हमें पता है ब्रोमीन किससे मिलके बना हुआ है? ब्रोमीन और ब्रोमीन से. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बराबर है. ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा. ठीक है, वी हैव CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कुछ, Cl 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 Cl. तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इससे कैंसिल हो जाती है, इधर की इधर से कैंसिल हो जाती है. तो ओवरऑल क्या हो जाता है? इसका नेचर कैसा हो जाता है? नॉन पोलर हो जाता है. ठीक है, डिस्टिल वाटर जो होता है वो आयनाइज नहीं होता है, बहुत ही स्लाइटली आयनाइज होता है. लेकिन अगर उसमें एक दो ड्रॉप अगर एसिड का या बेस का डाल दे तो वो क्या बन जाता है? हाईली आयनाइज हो जाता है, वो पूरा आयनाइज हो जाता है. ठीक है, लेकिन फिर भी H2O को भी कंसिडर इट एज पोलर सॉल्वेंट. ओके, तो एक और चीज, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का क्या मतलब है? आप कैसे दोस्त बनाते हो? अपने जैसे दोस्त बनाते हो. ठीक है, तो NaCl पोलर है तो वो किस में डिसॉल्व होगा? पोलर में ही डिसॉल्व होगा. ठीक है, और जो नॉन पोलर चीज है वो किस में डिसॉल्व होगी? नॉन पोलर में. ठीक है, मतलब पोलर चीजें पोलर में डिसॉल्व होंगी और नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में डिसॉल्व होगी. तो अगर मैं पूछूं जैसे बेंजीन है, मुझे बताओ बेंजीन, बेंजीन पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? स्ट्रक्चर सिमिलर हो जाएगा ना, अगर सिमेट्रिकल तो वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर. दोनों का उधर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? नेट कैंसिल हो जाएगा. तो इट विल बी अ नॉन पोलर सॉल्वेंट. ओके, तो क्या मैं बोलूं कि अगर NaCl कैन बी डिसॉल्व्ड इन C6H6 बेंजीन, तो इज इट राइट और रॉन्ग? नहीं कर सकते. तो NaCl इज डिसॉल्व, कैन बी डिसॉल्व्ड ओनली इन पोलर सॉल्वेंट. और पोलर सॉल्वेंट्स में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी. तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं. अब इसको हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं. अभी सिर्फ सॉल्युबिलिटी का आपको आइडिया देना था, इसलिए लिखवाया था मैंने. सिक्स्थ है आपका सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी, इट विल बी हाईली सॉल्युबल इन
polar solvents like water. ओके अब एक और टर्म होता है आइसोमॉर्फस. आइसोमॉर्फस, ठीक है. अब आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होता है? ठीक है, आइसो मतलब क्या होता है? सेम. और मॉर्फस इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू, बायो वाले बताएंगे, मॉर्फस इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर. ठीक है, किसी का क्या स्ट्रक्चर है, किसी का फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, तो आइसोमॉर्फस का क्या मतलब हो जाएगा? वो कंपाउंड जिनके क्या हो, सिमिलर स्ट्रक्चर हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव, देखो ZnSO4.7H2O and we have FeSO4.7H2O. ये दो तरह के सॉल्ट्स हैं. ठीक है, अब बताओ सब में सब कुछ सिमिलर है, ये वाला पार्ट तो सारा ही सिमिलर है, ये आपका बीच वाला जो एटम है, सेंट्रल एटम, वो क्या है? डिफरेंट है. मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होगा, अगर इसको बीच में रख दें इधर और इसको बीच में इधर रख दें, तो बाकी का स्ट्रक्चर क्या होगा? दोनों का सिमिलर होगा. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट विट्रियोल, और इसको क्या बोलते हैं? ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल. ठीक है, ब्लू विट्रियोल किसको बोलते हैं? CuSO4.5H2O को बोलते हैं. ठीक है, उसमें 5 H2O लगा रहता है. इन दोनों में क्या है? 7 H2O लगा हुआ है. तो फिर व्हाइट विट्रियोल एंड ब्लू ग्रीन विट्रियोल आर आइसोमॉर्फस इन नेचर. तो क्या सही है? ठीक है, यस इट इज राइट. तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर आइसोमॉर्फस इन नेचर. लिखो. वॉइस इज नॉट क्लियर. अभी क्लियर है? लिखो, आयनिक कंपाउंड्स आर आइसोमॉर्फस इन नेचर, या फिर मैं कह सकती हूँ कि दे शो आइसोमॉर्फिज्म. जो प्रॉपर्टी होती है आइसोमॉर्फस शो करने की, टेंडेंसी होती है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म. एंड आइसोमॉर्फिज्म का क्या मतलब हो जाएगा? डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर. And the tendency to show similar structure of two different compounds is known as isomorphism. ठीक है, isomorphism समझ में आ गया सबको? So these are some of the basic properties of what? Ionic compound. ठीक है, क्लियर है इतना सबको? आगे बढ़े. तो आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छा सा टर्म डिफाइन करते हैं, नया सा, आगे बहुत काम आने वाला है. वो है सॉल्वेशन, और या फिर जिसे हम कह सकते हैं हाइड्रेशन. अब देखो इसको समझते हैं पहले. सॉल्वेशन या हाइड्रेशन क्या हो जाएगा? नाम बता रहा है क्या हो जाएगा. जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को हम किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराते हैं, तो क्या होता है? जो आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं. आयंस क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं. एंड वो क्या हो जाते हैं? सराउंड हो जाते हैं किससे? वाटर मॉलिक्यूल से. ठीक है, डिसोसिएट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, एंड दे गेट सराउंडेड बाय दी वाटर मॉलिक्यूल्स इन सच अ वे कि वाटर मॉलिक्यूल्स में जो पोलर वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है? जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ आ जाता है, और नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ आ जाता है. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन. और इससे जो एनर्जी रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी.
ठीक है, अब इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ। तो अगर NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बन गया, Na+ और Cl-, ठीक है। और NaCl के बीच में, Na+ और Cl- के बीच में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जैसे ये ब्रेक होगा तो वाटर मॉलिक्यूल भी क्या है, पोलर नेचर का है, मतलब इसमें भी एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड है। मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव है इसमें भी, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे Na+ को नेगेटिव वाला साइड ऐसे घेर लेगा, नेगेटिव वाला साइड घेर लिया। अब Cl- को क्या करेगा, पॉजिटिव वाला साइड ऐसे घेर लेगा। और जब ये इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, Na+ और Cl- सेपरेट हो जाएंगे। मतलब तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सोल्यूबल है। तो सोल्यूबल कब होगी कोई भी चीज, जब ये जो इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये और ये के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको क्या कर जाए, ओवर पार कर जाए, तब हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कंपाउंड विल बी सोल्यूबल व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी, He से डिनोट कर रही हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर मैं बोल सकती हूँ आयनाइजेशन एनर्जी। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लो, तब कोई भी कंपाउंड क्या होगा, सोल्यूबल होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये Na+ और Cl- जुड़े कैसे थे, कौन से एनर्जी से थे, बोलो बच्चों, कौन से एनर्जी से जुड़े थे, लैटिस एनर्जी से जुड़े थे। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी जब ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, तब कोई भी कंपाउंड मैं कह सकती हूँ कि क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है, मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इतना ज्यादा है कि वो हाइड्रेशन एनर्जी को ओवरकम कर ही नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा, कभी सोल्यूबल होगा क्या, वो तो NaCl की तरह ही रहेगा पानी में, ठीक है। तो कोई भी चीज सोल्यूबल है या नहीं है, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी या फिर क्या डिटरमाइन करें, सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। तो सॉल्वेशन एंड हाइड्रोजन का डेफिनेशन मतलब एक तरह से लिख लो कि व्हेन एन आयनिक कंपाउंड is dissolved, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ पे लिख रही हूँ, whenever an ionic compound is dissolved in a polar solvent like water, then it breaks into its corresponding cations and anions, ठीक है, and gets surrounded by polar solvent molecules, and gets surrounded by polar solvent molecule. This process is known as solvation or hydration, ठीक है। This process is known as solvation or hydration, और लिख लो
एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। और कोई भी कंपाउंड सोल्यूबल है या नहीं है वो कौन बताएगा, उसका हाइड्रेशन एनर्जी जब ज्यादा होगा उसके लैटिस एनर्जी। क्लियर है? द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी।